नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुपर टेट एग्जाम 2024-25 उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती सूचना तकनीकी और शिक्षण कौशल पर आधारित जबरदस्त प्रश्न है भाई। आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे। बच्चे कक्षा में रुचि नहीं ले रहे तो आपको क्या करना चाहिए। जब रुचि नहीं लेते हैं तो क्या करना चाहिए। ऑप्शन पहला, शिक्षण विधि बदल दें। बी ऑप्शन कहता है दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाएं। सी ऑप्शन कहता है कक्षा से चला जाए। और डी ऑप्शन कहता है कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करें। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा, जब रुचि ना लें तो शिक्षक को अपनी शिक्षण पद्धति है उसको बदल देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, शिक्षण विधि बदल दें। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। यानी कि अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन डी पावलाव और ऑप्शन सी कोहलर। तो अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो है वो पावलाव से संबंधित है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, पावलाव। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी किसने दिया था, पावलाव ने। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, क्रिया प्रसूत पूछ ले तो कौन हो जाएगा, स्किनर साहब हो जाएंगे। अगर यही पूछ ले आपसे भाई कि भाई सीखने के नियम किसने बताए थे, तो थॉर्नडाइक महोदय जी हो जाएंगे। सीखने के नियम किसने बताए थे, थॉर्नडाइक ने। आइए अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रदाता, ग्राहता, इनमें से कोई नहीं, या संप्रेषण। तो व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया जो है वो संप्रेषण कहलाती है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, संप्रेषण। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं, कौन है। जॉन एफ हार्वर्ड, HSC मॉरिसन, हेनरी फेयोल या नेड ए फ्लिंडर्स। तो स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। तो सही जवाब इसका कौन हो जाएगा, हार्वर्ड साहब हो जाएंगे, जॉन एफ हार्वर्ड हो जाएंगे। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी को कहते हैं हार्वर्ड पंचवत प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि स्मृति स्तर, जिसे हार्वर्ड स्मृति प्रणाली या हार्वर्ड पंचवत प्रणाली के नाम से भी इसे जाना जाता है। आइए भी अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पुनर्बलन निम्न में से किस प्रक्रिया का भाग है। तो पुनर्बलन किस प्रक्रिया का भाग है, शिक्षण का, अनुदेशन का, अधिगम का, उपयुक्त में से किसी नहीं। तो पुनर्बलन जो है वो अधिगम प्रक्रिया का भाग है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अधिगम बोलें तो क्या हो जाएगा, सीखना हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है। तो अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री आपको बतानी है, कौन सी हो जाएगी। चार्ट है, चित्र विस्तारक यंत्र, एपिडाइस्कोप है, या स्लाइड है, या फिल्म स्ट्रिप है। तो अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री आपको बताना है भाई। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, चार्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। चार्ट जो है वो अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। फिल्म स्ट्रिप है, स्लाइड है, चित्र विस्तारक यंत्र है, ये प्रक्षेपित क्या है, ये प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है, प्रोजेक्ट टीचिंग एड है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। बच्चों में गणित सीखने संबंधी अक्षमता कहलाती है। बच्चों में गणित सीखने संबंधी अक्षमता क्या कहलाती है, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया या अग्रेफिया। तो क्या कहलाती है भैया, डिसकैलकुलिया। गणित संबंधी क्या है, डिसकैलकुलिया है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, डिसकैलकुलिया। आइए नेक्स्ट अगला है। अगला पूछ ले आपसे तो क्या हो जाएगा, अधिगम का पठार है। अधिगम का पठार, सीखने का पठार क्या होता है भाई। अधिगम की समाप्ति है, अधिगम में दोष है, अधिगम में अवरोध है, या अधिगम में अवरोध वर्धन है। तो अधिगम का पठार जो है वो अधिगम में अवरोध वर्धन हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, अधिगम में अवरोध वर्धन। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 10 वर्ष है तथा वास्तविक उम्र उसकी 8 वर्ष है तो उस बच्चे की IQ क्या होगी। तो भी IQ बराबर क्या होता है, IQ बराबर होता है
MA/CA और गुणा कितना होगा भाई 100। अब MA की बात करें तो कितना हो जाएगा भैया, मानसिक आयु कितनी है 10 वर्ष है, और भाई किरणों की कितनी है भैया 8 वर्ष है, 100 हो जाएगा। अगर इसको काटा तो ऊपर 5 आएगा और नीचे 2 से काटेंगे तो भैया 4 आएगा। 4 से 100 को काटेंगे तो कितना आएगा भैया 25 आएगा, और 25 की और 5 की गुणा हो जाएगी तो 125 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भाई, 125 हो जाएगा भाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। और अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डर किस लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए, दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए, अस्थि बाधित विद्यार्थियों के लिए, या शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए। तो ब्रेल लिपि किस काम में आती है भाई, तो ब्रेल लिपि जो है वो दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, इसकी खोज लुईस ब्रेल ने की थी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है। तो परामर्श का एक तत्व नहीं है साक्षात्कार, विश्वास, वृत्तिक वृद्धि या संप्रेषण। तो परामर्श का एक तत्व नहीं है, सही जवाब हो जाएगा वृत्तिक वृद्धि। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। संप्रेषण, साक्षात्कार, परामर्शदाता का विश्वास परामर्श के प्रमुख तत्व है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। 30 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या 42 घंटे। सही जवाब हो जाएगा 45 घंटे। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है 45 घंटे। अब हम बात करें RTE एक्ट 2009 को 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। इस एक्ट के अनुसार जो योजना बनाई गई थी, कुल 45 घंटे प्रति सप्ताह पढ़ाने की योजना तैयार की गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ कब हुआ। तो भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ कब हुआ था, 15 अगस्त 1980 में, 22 मार्च 1990 में, इनमें से कोई नहीं, या 15 अगस्त 1985 में। तो कब हुआ था, सही जवाब इसका हो जाएगा 15 अगस्त 1985 में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब 15 अगस्त 1985। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है दूरदर्शन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, उपयुक्त में सभी। तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी में सम्मिलित क्या है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा भाई दूरदर्शन भी है, प्रोजेक्टर भी है, कंप्यूटर भी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी की प्रवृत्तियों को प्रमुख रूप से कितने आयामों में वर्गीकृत किया गया है। कितने आयामों में वर्गीकृत किया गया है, 2 है, 3 है, 8 है, 5 है। तो सही जवाब इसका कौन सा हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट जवाब है 2 हो जाएगा। कौन कौन सी भाई, शिक्षा में प्रौद्योगिकी, दूसरा है शिक्षा की प्रौद्योगिकी, शिक्षा में प्रौद्योगिकी और शिक्षा की प्रौद्योगिकी। तो 2 आयाम है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी किसको सूचना आधारित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है, मशीन, व्यक्ति, समूह या संस्थान को। तो सही जवाब इसका हो जाएगा व्यक्ति को। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है व्यक्ति को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वे शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रमुख तत्वों में सम्मिलित है अभियांत्रिकी, प्रबंध शास्त्र, मनोविज्ञान तथा दर्शन शास्त्र, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो एक है भाई इसका अभियांत्रिकी है, मनोविज्ञान तथा दर्शन शास्त्र भी है, प्रबंध शास्त्र भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, जीव विज्ञान भी है, और दर्शन शास्त्र तथा नैतिक शास्त्र भी है। एक है इसका साइबरनेटिक्स। तो इसके क्या है, ये प्रमुख तत्व हैं, ये भी आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भावी समाज किस प्रकार का समाज होगा, तकनीक अभिमुखी, शैक्षिक अधिमुखी, मूल्य व परंपरा अधिमुखी या अधिगम अधिमुखी। तो भावी समाज जो है वो अधिगम अधिमुखी होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन अगला है, राजधानी दिल्ली में पत्राचार विद्यालय की स्थापना हुई थी। तो राजधानी दिल्ली में पत्राचार विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1999 में, वर्ष 2016 में,
वर्ष 1968 में, वर्ष 1986 में। तो कब की गई थी? तो वर्ष 1968 में की गई थी, जो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1968। 1968 में दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई, जबकि दिल्ली और राजस्थान में पत्राचार विद्यालय की स्थापना 1968 में हुई थी। अगर पूछ ले विश्वविद्यालय स्तर पर पत्राचार के पाठ्यक्रम की शुरुआत पूछ ले तो हो जाएगी 1952। किस पर पूछ ले? विश्व स्तर पर पूछ ले, विश्वविद्यालय स्तर, तो 1952 हो जाएगी। और दिल्ली और राजस्थान की बात पूछ ले तो 1968 हो जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजधानी दिल्ली में पत्राचार की स्थापना कब हुई थी? हाँ सॉरी, यही क्वेश्चन है। आइए अगला देखते हैं। अगला है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? दिल्ली, चेन्नई, सिक्किम, दार्जिलिंग। कहाँ पर हुई थी भैया? तो ये हुई थी दिल्ली में। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में। ए ऑप्शन करेक्ट जवाब है, दिल्ली में। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला है, मुक्त विद्यालय प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। तो मुक्त विद्यालय प्रणाली की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है? ए ऑप्शन प्रवेश योग्यता तथा आयु से मुक्त प्रवेश, बी ऑप्शन शिक्षण माध्यम के चयन की स्वतंत्रता, सी ऑप्शन परीक्षा की लचीली योजना, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो सही जवाब इसका कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्त विद्यालय के प्रमुख प्रेरणा तत्व हैं। तो मुक्त विद्यालय के प्रमुख प्रेरणा तत्व कौन कौन सी हैं? स्व अध्ययन के माध्यम से उन्नति का दायित्व स्वयं लें, बी ऑप्शन स्व निर्देशित व स्व प्रेरित हूं, सी ऑप्शन स्व शिक्षण सामग्री द्वारा सक्रिय अंतःक्रिया करके, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। करेक्ट जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी है भैया। आइए नेक्स्ट अगला है, भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कब खोला गया था? तो भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कब खोला गया? तो ये आपको बताना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद में है, तो भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय। इस विद्यालय की स्थापना 26 अगस्त कब हुई थी? 26 अगस्त 1982 में हुई थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इग्नू की स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1985 में, अगस्त 1985 में, अक्टूबर 1985 में, अप्रैल 1985 में। तो इग्नू की स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1985 में हुई थी। तो कौन सी? सितंबर 1985 में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, सितंबर 1985 में। आइए नेक्स्ट अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भैया आपका? अगला है, उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? मेरठ, लखनऊ, गाजियाबाद, ये इलाहाबाद, प्रयागराज। तो ये कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी प्रयागराज, इलाहाबाद में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। वर्ष 1998 में। कब भैया? 1998 में हुई थी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1989 में, 1986 में, 1987 में, 1985 में। तो एनआईओएस की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1989 में हुई थी। कब हुई थी? 1989 में हुई थी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस का पहला नाम क्या था? तो इसका पहला नाम था एनओएस। क्या नाम था इसका? एनओएस। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय था इसका। क्या नाम था? राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? अप्रैल 1987 में, जनवरी 1986 में, अगस्त 1986 में, मई 1986 में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी ये आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा 1986 मई। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? अगस्त 2013 में, सितंबर 2013 में, जून 2013 में, दिसंबर 2013 में। तो कब की गई थी? जून 2013 में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, जून 2013। नेक्स्ट अगला है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1961,
1 जून 1961, 1 मार्च 1961, 1 सितंबर 1961। तो एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1961 को हुई थी। जो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा 1 सितंबर 1961। नेक्स्ट अगला है, सर्व शिक्षा अभियान योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो सर्व शिक्षा अभियान योजना की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2000 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2001 में। तो सर्व शिक्षा अभियान योजना की शुरुआत कब हुई थी ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा तो ए ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 2000 में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 25 जुलाई 1972 में, 1 जनवरी 1972 में, 15 अगस्त 1972 में, 26 जुलाई 1972 में। तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा 25 जुलाई 1972, जो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 1961 में, वर्ष 1988 में, वर्ष 2001 में, वर्ष 2002 में। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो सही जवाब इसका कौन सा हो जाएगा भाई? वर्ष 1988 में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 5 मई 1988, 5 मई 1988 में। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948 में, 1986 में, 1982 में, 1956 में। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1956 में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना 1956 में की गई थी। ये एक संविधानेतर संस्था है। कौन? यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। आइए नेक्स्ट अगला है, पहुंच साधन में सम्मिलित है। पहुंच साधन में सम्मिलित क्या है? उद्देश्यों का कथन, संक्षिप्त तथा स्पष्ट निर्देश, पाठों का विभागों और उपविभागों में विभाजन करना, या उपयुक्त सभी। तो पहुंच संसाधन में सम्मिलित क्या है? ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हैं। उम्मीद करता हूं कि शैक्षिक तकनीकी या सूचना तकनीकी शिक्षण कौशल विकास पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।